गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर धीरज बाकुलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ज्ञान सुधा, जिसका उद्देश्य है कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों के लिए और इसके अलावा जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना जिसके माध्यम से उनको उच्च स्तरीय कंटेंट मिल सके। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये उसी ज्ञान सुधा कार्यक्रम के तहत ही बनाया जा रहा है और इसके तहत हम आज भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध की बात उन राज्यों के संदर्भ में आती है जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। अगर अपन भारत के अलावा भी देखें विश्व में अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा आदि ऐसे राज्य हैं जहां संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य आधार जो है वह शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन दो केंद्रों के बीच में, दो इकाइयों के बीच में, एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ राज्यों की सरकारें। जितने भी राज्य हैं उतनी सरकारें। इस प्रकार से संविधान के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है जहां पर संविधान में ही स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। जैसे भारत में शक्ति विभाजन हेतु सूची प्रणाली अपनाई गई। 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और तीनों सूचियों में इस प्रकार के विषय रखे गए जो दोनों सरकारों के महत्व के, जैसे कि संघ सूची में जो विषय हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार यानी संघ सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय है उनके ऊपर राज्य सरकारें, और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में सूची प्रणाली न अपनाकर वहां पर गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया, यानी कि केंद्र सरकार की शक्तियां संविधान में गिनाई गई है और जो शक्तियां इसके अलावा बची रह जाती है, जिसे हम अवशेष शक्तियां कहते हैं, वो राज्यों के पास है। प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पर अपने संविधान के माध्यम से जिस प्रकार की भी व्यवस्था करता है शक्ति विभाजन के आधार पर, उसी प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था कार्य करती है। अमेरिका में जैसे गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया, तो भारत में सूची प्रणाली अपनाई गई। इसके तहत ही भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था शक्ति विभाजन के आधार पर, शक्तियों के स्पष्ट वितरण के आधार पर कार्य करता है। दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की, दोनों ही सरकारें संविधान से ही सीधे अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। और ये जो शक्ति विभाजन है, ये शक्ति विभाजन जिस दायरे में किया गया है, जहां तक किया गया है, जिस सीमा तक किया गया है, उस सीमा तक दोनों सरकारें रहे, इस बात की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर डाल दी जाती है, ताकि न्यायपालिका ये देख सके कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी सीमा में रहते हुए ही कार्य कर रही है और कहीं संविधान का या जो संघात्मक शासन व्यवस्था या शक्ति विभाजन की जो प्रणाली है उसका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। इस प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य आधार स्तंभ शक्ति विभाजन होता है और इसी शक्ति विभाजन के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों का निर्धारण होता है। हमारे यहाँ पर जो केंद्र राज्य संबंध है वो 3 प्रकार से, यानी कि 1 विधायी संबंध, 2 प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। ये तीनों जो संबंध है, इन संबंधों का विवरण स्पष्ट रूप से संविधान में ही गिनाया गया है। संविधान में जैसे कि सूची प्रणाली अपनाई गई, सूची प्रणाली के आधार पर यह तय किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध किस आधार पर होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है कि किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है, और इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है कि यदि केंद्र और राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो तो उसका निपटारा किस प्रकार से किया जा सकता है। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर विवाद की स्थिति आती है, यदि शक्ति विभाजन के उल्लंघन की स्थिति आती है, यदि संविधान के उल्लंघन की स्थिति आती है, तब एक स्वतंत्र निकाय है हमारे यहाँ पर जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ राज्यों के उच्च न्यायालय, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस प्रकार की व्यवस्था को देखे, इस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखे। अगर कहीं पर भी इसका उल्लंघन हो तो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो
शक्ति विभाजन के आधार पर ही केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों का निर्धारण किया गया है। आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो है केंद्र राज्य विधायी संबंध। अभी जैसे मैं कह चुका हूं कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है वो हमारे यहाँ संविधान में जो सूचियां दी गई है, 3 सूचियां, उस सूची के आधार पर, यानी कि संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंधों का संचालन 3 सूचियों के आधार पर होता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे पहली है संघ सूची। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है जो केंद्र सरकार के पास है और जिनके ऊपर कानून निर्माण संघीय संसद द्वारा किया जाता है। यानी कि ऐसे विषय जो केंद्रीय महत्व के हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिनके ऊपर केंद्रीय सरकार को या संघ सरकार को कानून बनाया जाना चाहिए, उन विषयों को संघ सूची में रखा गया है और इसके ऊपर कानून निर्माण का एकमात्र अधिकार केंद्रीय संसद को प्राप्त है। वो निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से कानून का निर्माण करती है। इस संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। 97 विषयों के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है। मुख्य रूप से जो इसमें विषय है जैसे रक्षा है, विदेश मामले, युद्ध व संधि, देशीयकरण व नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन, मुद्रा निर्माण, बैंक आदि। ये एक मोटी मोटी रूपरेखा दी गई है। कुछ इस प्रकार के विषय हैं जो केंद्रीय महत्व के हैं, केंद्र सरकार के पास होने चाहिए और केंद्र सरकार इनके ऊपर कानून का निर्माण करती है। संघीय संसद के पास एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से जब ये पारित हो जाता है उसके पश्चात कानून का निर्माण होता है, कानून लागू हो जाता है। तो संघ सूची पर 97 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों की संख्या है 62। मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिएगा 66 - 4 = 62। ये मैंने इसलिए लिखा है कि जो मूल संविधान लागू हुआ था उसमें राज्य सूची के विषयों की संख्या 66 थी और उसके पश्चात जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तब राज्य सूची के 4 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन कौन से विषय निकाले गए थे? ये जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 विषय, शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा तथा नापतोल, ये 4 विषय थे वो राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इसलिए 66 से 4 विषय निकालने पश्चात 62 विषय राज्य सूची में रह गए। ये वो विषय हैं जो राज्य महत्व के, क्षेत्रीय महत्व के हैं और इनके ऊपर कानून निर्माण का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को प्राप्त है। वो एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से कानून का निर्माण कर सकते हैं। इसमें जो कुछ विषय हैं वो है पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें आदि। ये वो विषय हैं जो राज्य महत्व के, क्षेत्रीय महत्व के, इनके ऊपर कानून निर्माण का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को प्राप्त है। इसके अलावा तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिनमें वर्तमान में 52 विषय हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है 47 + 4 + 1 = 52। मैं ये क्लियर कर देता हूँ। 47 विषय यानी कि मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे। उसके पश्चात 4 विषय, अभी मैंने आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इसका मतलब 47 + 4 = 51 और एक विषय नया जोड़ा गया। यहाँ मैंने लिखा है एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में जोड़ा गया। 1976 में ही 42वें संविधान संशोधन के तहत एक नया विषय इसमें जोड़ दिया गया। इस प्रकार से अब समवर्ती सूची के विषयों की कुल संख्या हो गई है 52। 47 + 4 + 1 = 52। ये ऐसे विषय हैं जो क्षेत्रीय और संघीय दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों ही सरकारें इस पर कानून का निर्माण कर सकती है। एक परंतु भी है यहाँ पर, अगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में कोई विरोधाभास की स्थिति आती है, कोई विवाद की स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में संघीय सरकार के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहेगा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया कानून उसी दिन से अप्रभावी माना जाएगा। यानी कि समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है और विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून स्वतः ही अप्रभावी हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों के महत्व में, जैसे फौजदारी, विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह तथा तलाक, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने,
श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, बीमा, शिक्षा और वन। ये ऐसे विषय हैं जो दोनों के ही महत्व के रखे हैं और दोनों ही सरकारें, केंद्र और राज्य, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो ये जो 3 सूचियां हैं, इन 3 सूचियों के आधार पर हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों का निर्धारण होता है। विधायी मतलब कि कौन सी सरकार कहाँ तक कानून बनाने का अधिकार रखती है। ये तीनों सूचियां दी गई है। संघ सूची, इसका मतलब सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची मतलब सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची, जहां पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। समय के साथ इन सूची में जो विषय दिए गए उनमें परिवर्तन अवश्य आया है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, आज भी 97। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, 4 निकाल दिए गए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और आज इसके विषयों की संख्या 62 है। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में 46 विषय थे, 4 विषय 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाले गए और एक नवीन विषय जोड़ा गया, और आज इस प्रकार से 52 विषय हैं। और इसी प्रकार से सूची प्रणाली के आधार पर हमारे यहाँ केंद्र राज्यों के बीच में विधायी संबंधों का निर्धारण होता है। ये एक सीमा रेखा है कि इस सीमा से कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, बाहर जाने का प्रयास नहीं करेगी। यानी कि संघ सरकार संघ सूची तक, राज्य सरकारें राज्य सूची तक सीमित है, और दोनों सरकारों को जो समवर्ती सूची के विषय दिए गए, दोनों सरकारें कानून बना सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण करने की आवश्यकता पड़ जाए। देखिए यहाँ पर हेडिंग दिया है मैंने, राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन की शक्ति, यानी कि केंद्रीय संसद की राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतया कानून का निर्माण करने का अधिकार नहीं रखती, लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसे क्लॉज दिए गए, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें स्पष्ट किया गया अगर ऐसी परिस्थिति हो तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। इसमें लिखा है, संसद द्वारा राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। यानी कि एक बहुत ही संक्षिप्त शब्द है, लेकिन एंगल इसका बहुत वाइड है, बहुत ही व्यापक अर्थ रखता है। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण का अधिकार रखती है। चलिए वो क्लॉज देखते हैं अपन, जिसके कारण से या जिसके माध्यम से केंद्र सरकारें राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। पहला है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 कहता है, यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। क्लियर कर देता हूं कि अनुच्छेद 249 ये कहता है कि राज्यसभा अगर अपने 2/3 बहुमत से किसी भी ऐसे विषय जो राज्य सूची में शामिल है उसके लिए अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ये कह देता है कि ये विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया, और ऐसी स्थिति में केंद्रीय संसद को उक्त विषय पर जिसका भी प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया गया उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार संसद के पास चला जाता है। लेकिन आगे देखिए, इसकी मान्यता 1 वर्ष तक रहती है। जो प्रस्ताव पारित किया, जिस विषय के लिए प्रस्ताव पारित किया, केंद्रीय संसद उसके ऊपर कानून निर्माण करेगी, लेकिन जो कानून की अवधि है, कानून लागू रहने की अवधि है, वो 1 वर्ष तक है। 1 वर्ष के पश्चात वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि पुनः प्रस्ताव पारित करने पर 1 वर्ष की वृद्धि, अगर दोबारा राज्यसभा एक बार और ऐसा ही प्रस्ताव अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो उसकी अवधि में पुनः 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, यानी 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष की। और आगे देखिए, कानून समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी। अगर मान लीजिए कि अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाती, 1 वर्ष तक ही रहती है, तब भी 6 माह बाद तक और प्रभावी रहेगा। मान लीजिए पुनः वृद्धि कर दी गई 1 वर्ष की, तो 2 वर्ष के बाद अगर वो कानून समाप्त हो जाता है तब भी 6 माह बाद तक प्रभावी रहेगा। एक और क्लोज है इसमें कि अधिकतम 3 वर्ष, यानी इस प्रकार का कोई कानून लागू हो गया जिसमें राज्यसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया तो उसको लागू रहने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। यानी कि राज्यसभा
3 बार इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करके एक एक वर्ष के लिए 3 वर्ष तक इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं, 3 वर्ष के पश्चात वो कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। और अभी जैसा मैंने कहा, कानून समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी रहेगा, या 6 माह बाद वो स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। इससे ज्यादा राज्यसभा प्रस्ताव पारित नहीं कर पाएगी। अनुच्छेद 252 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये 252 ये कह रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्रीय संसद से या केंद्रीय सरकार से ये आग्रह करे, ये निवेदन करे कि उक्त विषय पर केंद्रीय संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय संसद उक्त विषय पर कानून का निर्माण करेगी। आगे, सिर्फ संबंधित राज्य पर लागू। जिन राज्यों ने केंद्र सरकार से निवेदन किया है, 2 या 2 से अधिक राज्य जितने भी हैं जिन्होंने निवेदन किया है, ये कानून केवल उन्हीं राज्यों के ऊपर लागू होगा, बाकी किसी भी राज्य के ऊपर कानून लागू नहीं होगा। आगे, राज्य विधानमंडल ना तो इसमें संशोधन कर सकते और ना ही समाप्त। जिन राज्यों ने केंद्रीय सरकार से आग्रह किया है और केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, वो कानून पहली बात सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने निवेदन किया है, और दूसरी बात वो राज्य जिनके ऊपर वो कानून लागू है, वो राज्य उस कानून में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते और ना ही उस कानून को समाप्त करने का अधिकार उनके पास है। वो कानून केंद्रीय संसद के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 250 ये कहता है कि संकट काल में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ संकट काल का मतलब अनुच्छेद 352 है, जिसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं। यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू है, तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून निर्माण का अधिकार रखती है। ये कानून किसी राज्य विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए होता है, और पूरे भारत के अधिकार क्षेत्र जहां तक विस्तृत है वहां पर यह लागू होता है। संकट काल के संदर्भ में हम विस्तृत बातें जब राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे तब करेंगे। खैर, इतना समझ लीजिए कि अनुच्छेद 250 ये कहता है कि संकट काल अनुच्छेद 352 के तहत लागू, तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। आगे, घोषणा समाप्ति के 6 माह बाद तक कानून प्रभावी, यानी कि संकट काल की समाप्ति की घोषणा हो जाती है, उस तिथि के बाद भी 6 माह तक राज्य सूची के उक्त विषय पर बनाया गया कानून पूरे भारत में लागू रहेगा। यानी कानून समाप्त नहीं होता, भले घोषणा समाप्त हो गई, 6 माह बाद वो प्रभावी रहेगी, 6 माह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 253 कहता है यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्य के साथ संधि की है तो उसके पालन हेतु पूरे भारत में संघ को हस्तक्षेप का अधिकार है। यानी कि केंद्र सरकार ने मान लीजिए किसी भी राज्य के साथ, किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का संधि या समझौता कर लिया, तो उस संधि या समझौतों को लागू करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार भारत में कहीं पर भी किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकती है। यदि केंद्र सरकार को ये लगता है कि उस राज्य के द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य से, किसी गतिविधि से संधि या समझौते पर कोई विपरीत असर पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में हस्तक्षेप करे। आगे देखिएगा, इस स्थिति में भी संसद राज्य सूची के विषय कानून बना सकती है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी विदेशी राज्य के साथ किए गए किसी भी संधि या समझौते को बनाए रखने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है उस परिस्थिति में, और साथ ही किसी राज्य में हस्तक्षेप भी कर सकती है यदि उसको लगे कि उक्त राज्य के द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य से, किसी कानून से, किसी गतिविधि से उक्त संधि या समझौते पर कोई विपरीत असर पड़ सकता हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो वो कानून का निर्माण भी कर सकती है। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अनुच्छेद 356 भी आपातकाल का ही एक भाग है, जिसे हम राज्य में संकट काल कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अनुच्छेद 356 कहता है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि हम
जिसे मानते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, उस राज्य के संदर्भ में राज्य के समस्त अधिकार केंद्र के पास चले जाते हैं। जो राज्य का राज्यपाल होता है वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के आदेशों का वो पालन करता है, और उस समय उस राज्य में, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, जिस राज्य में अनुच्छेद 356 लागू है, उस राज्य के संदर्भ में राज्य सूची के समस्त विषयों पर केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि केंद्रीय संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा। अनुच्छेद 356 राज्य आपात कह सकते हैं, इसमें राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना कह सकते हैं। उस स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अनुच्छेद 304 है, ये कहता है कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको राज्य विधानमंडल में प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। यानी कुछ ऐसे विधेयक हैं, कुछ ऐसे विषय अभी बात करेंगे, उनको राज्य के विधानमंडल यानी कि राज्य की विधानसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति के पास उसको स्वीकृति के लिए भेजना आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के वो संबंधित राज्य के विधानमंडल में नहीं रखा जा सकता। कौन से? सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या बाहर व्यापार, वाणिज्य या मेल जोल पर कोई प्रतिबंध। मान लीजिए कोई ऐसा राज्य कोई इस प्रकार का मसौदा, कुछ इस प्रकार का विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित करता है जिसमें उस राज्य के अंदर या बाहर, उस राज्य से अंदर या बाहर व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला हो, वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने वाला हो, या मेल जोल पर यानी आवागमन या इस प्रकार की किसी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाए जाने वाला हो, ऐसा कोई विधेयक यदि संसद में राज्य के विधानमंडल में रखा जाना है तो रखे जाने से पूर्व उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति अगर उसको राज्य विधानमंडल में रखने की अनुमति देते हैं तभी वो राज्य विधानमंडल में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि उक्त विधेयक के राज्य विधानमंडल में रखे जाने से भारत की एकता, अखंडता पर कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, भारतीय संविधान का जो संघात्मक ढांचा है उसको नुकसान पहुंच सकता है आदि, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को राज्य विधानमंडल में रखे जाने से इनकार भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे इस संघीय ढांचे को, हमारे इस शक्ति विभाजन के तरीके को प्रभावित करती है। हालांकि एक सीमा रेखा खींची गई है, 3 सूचियां बनाकर कि कौन सी सरकार किस पर कानून बनाएगी। स्पष्ट रूप से संविधान ये कहता है कि केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पर, राज्य सरकारें राज्य सूची के विषयों पर, और संवर्ती सूची के कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून और केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों का विवरण भी हमारे संविधान में ही दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में, ये कोई सामान्य परिस्थितियां नहीं है कि जब चाहे तब केंद्र सरकार राज्य सूची विषयों पर कानून का निर्माण कर दे। ये विशेष परिस्थितियां हैं और विशेष परिस्थितियों में इनके तहत केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसकी एक सीमा रेखा भी संविधान के द्वारा ही क्लियर की गई है कि कैसे कानून का निर्माण किया जाएगा, किन विषयों पर किया जाएगा, कैसे लागू होगा, कितने समय तक रहेगा, ये सब कुछ क्लियर किया गया है। तो ये है हमारे संविधान में केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंधों का निर्धारण इस रूप में होता है। आज इतना ही, और इसके पश्चात अपन अगले वीडियो में बात करेंगे केंद्र राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।